नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। एक बार फिर से तीसरे चरण में मतदान में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि थर्ड फेज के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है उससे किस किस को आहट है, क्या क्या आहट है, आने वाले समय में ये पूरा परिणाम किसकी तरफ जाएगा। क्योंकि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच, या फिर इंडिया हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों के बीच ये मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों चरणों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दक्षिणी राज्यों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, पूर्वी राज्यों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, लेकिन जो मध्य राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बाकी अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर वोटिंग में कमी जरूर आई है, जिससे अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां सोचने पर मजबूर हो गई हैं और उनमें कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक चिंता भी बनी हुई है। लेकिन देखना होगा कि इस बार कम मतदान के क्या परिणाम हो सकते हैं। कम मतदान हुए हैं तो आखिर जो आम लोग हैं, जिन लोगों ने मतदान दिए हैं, वो किस तरफ इस बार रुख करना चाहते हैं। हालांकि अलग अलग राजनेताओं और अलग अलग राजनीतिक पंडितों द्वारा अपने बयान जो है, अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की जा रही हैं कि आखिर इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं, क्या संकेत हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, वो देखना होगा। 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि आखिर पिछले साल के मुकाबले या पिछली बार के मुकाबले जब चुनाव हुए थे तो उसके मुकाबले इस बार में कितनी गिरावट देखने को मिली है। तीसरे चरण में जो मतदान हुए हैं 2024 में 64.40% मतदान हुए हैं 93 सीटों पर यह वोटिंग हुई थी। लेकिन 2019 में 70% के आसपास वोटिंग हुई थी। भारी गिरावट है। 2024 में 66.1% पहले चरण में वोटिंग हुई है 102 सीटों पर, लेकिन 2019 में 72.2% वोटिंग हुई थी। बहुत कम गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। लगभग 6% गिरावट जो है यहां पर भी हुई है। तो वहीं अब दूसरे चरण की बात करें तो 88 सीटों पर मतदान हुआ है 2024 में और 67.7% वोटिंग हुई है 88 सीटों पर। दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, लेकिन 2019 में 72.4% वोटिंग हुई थी। यहां पर भी एक गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर तीसरे चरण में जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसकी किस बात की आहट देखने को मिलेगी, आने वाली तस्वीर किस तरह की निकलकर सामने आएगी। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह परमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर परमवीर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और संदीप चौधरी जी हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तीनों का बहुत बहुत स्वागत आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। राकेश जी, क्या मायने हो सकते हैं मतदान में जो गिरावट देखने को मिली है? हालांकि पिछले दो चरणों में चुनाव हुए हैं बराबर या थोड़ा मान लीजिए तो थोड़ा नीचे इस बार तीसरा चरण हुआ है। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं है, क्या पता हो सकता है इसमें कोई बढ़ोतरी भी हो जैसे पिछले 2 चरणों में हमने देखा है। तो क्या मायने निकाले जा सकते हैं तीसरे चरण के बाद? शीतल जी, आपको और आपके तीनों पैनलिस्टों के साथ आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मतदान का जो पैटर्न अब तक हुआ है कि जब मतदान ज्यादा होता है तो कहा जाता है कि जनता इस सरकार को बदलने के लिए मतदान बढ़ चढ़ के दे रहे, कहीं चूक न जाओ, इसको बदलना है। लेकिन कई बार जैसे 2014 और 2019 में ट्रेंड वो वाला नहीं रहा था। असल में नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में आए हैं, वो अनुमान लगाना, ट्रेंड, ये सब चीजें गलत होती जा रही हैं। ना तो कोई राजनीतिक दल अनुमान लगा रहा है, ना ही कोई स्रोत काम कर रहा है, ना ही कोई परंपरागत ट्रेंड काम कर रहा है। तो यह कहना मुश्किल है कि जो रिड्यूज हुआ है वो क्या है। लेकिन जो हमें अनुमान लग रहा है, देखिए गर्मी पिछले बार भी थी, 14 में भी थी, 19 में भी थी, इन्हीं मौसमों में चुनाव हो रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार एक अंतर है, वो ये कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता सीधे चुनाव मैदान में नहीं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी नहीं है, अखिलेश यादव अपने मन से अंत में आए, नहीं तो वो भी अपने भतीजे और भाई की जिम्मे लगा चुके थे। आदरणीय सोनिया जी कहीं दिख नहीं रही है, राहुल गांधी का समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह से और राज्यों में भी है। मैं तो हिंदी भाषी हूँ, इसलिए आपको हिंदी भाषी क्षेत्रों का उदाहरण दिया। तो जो मतदाता है ना, जैसे मान लीजिए मैं किसी खास पार्टी का समर्थक हूँ और मेरा नेता घर में सोया हुआ है, तो मैं सड़क पर क्यों गर्मी में जाऊं?
और अगर मेरा नेता सामने आए तो मुझे मजबूरी में, शर्म में उनको दिखाने के लिए जाना पड़ता है। वह नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा सक्रिय रूप से ना तो दिख रहा है। तो मतलब क्या राकेश जी ये समझा जाएगा कि जो सत्ताधारी दल है, ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो उसी के आसपास है, लोग सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। बदल के किसको देंगे? देखिए, बदलना चाहे वो किसको देंगे, कोई सामने दिख ही नहीं रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के लिए मैं बिल्कुल इसको शुभ नहीं मानता। मोदी के सामने अगर मजबूत, आज कोई सरदेव चंद्रशेखर होता, राजनारायण होते, इंदिरा जी होती, कोई ऐसा आदमी होता, मुलायम सिंह चौहान होते, लालू प्रसाद चौहान होते, आज ज्योति बसु होते, क्या नरेंद्र मोदी इतना वॉक ओवर ले जाते? नहीं ले जाने देते, और नहीं ले जाने देना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने मजबूत विकल्प नहीं रहेगा, मैं लापरवाह हो जाऊंगा। ठीक है। और 140-50 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश को एक लापरवाह आदमी या लापरवाही से सीट पाने वाला आदमी को नहीं दिया जा सकता। मेरे मन में हमेशा डर बना रहेगा कि अगर मैं तनिक भी लापरवाही किया तो सामने का विपक्ष रातों रात मेरी सीट पर कब्जा कर लेगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी को यह भय, यह डर 2014 से 2024 तक कहीं किसी भी चरण पर देखने को नहीं मिला। या क्यों नहीं मिला, चिंता का विषय है, क्योंकि सारे लोग वही हैं। ऐसा नहीं करें कि विपक्ष के नेताओं में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जो पोटेंशियल वाले लोग हैं उनको अपने ही के लोग अपने दल वाले लोग आगे नहीं आने देते। जैसे कांग्रेस में गांधी के बराबर का कोई होगा, वो बाहर कर दिया जाएगा या उसका पर कतर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। डॉक्टर परमवीर जी के पास जाना चाहूंगा, फिर राकेश जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर परमवीर जी, जिस तरह से राकेश जी ने कहा, मैं चाहूंगा कि आप बताइएगा, आप सहमत हैं राकेश जी से या नहीं? क्या इसी तरह का वाकई में देश में देखने को मिल रहा है? और दूसरा मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जो वोटर बाहर आ रहा है, क्योंकि कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूज हैं, वोटर्स भी कंफ्यूज हैं, राजनीति को समझने वाले, क्या हो रहा है, क्यों इतना साइलेंट तरीके से हो रहा है, तो वोटर किसका बाहर आ रहा है? क्या वाकई में विपक्ष को जो है वो कोई नहीं देख रहा क्योंकि उसके पास चेहरा नहीं है, नेतृत्व नहीं है? तो क्या लोग ये समझ रहे हैं इन चीज़ों को? और अगर वोटर बाहर आ रहा है, मान लो 67% वोटिंग हुई है या 65% वोटिंग हुई है, तो वो वोटर किसका बाहर आ रहा है? शीतल जी, देखिए, एक अनुमान ही होता है। देखिए, राजनीति में भी अनुमान ही सब लगा रहे हैं। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ अभी राकेश जी की बात से। वोटर भी दो तरीके का होता है साथ। देखिए, लगभग 60 से 70% वोटर वो होता है ओवरऑल जो किसी ना किसी पार्टी विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। 30% वोटर जो होता है वो फ्लोटिंग वोटर होता है। फ्लोटिंग वोटर माने, अगर आप देखें किसी भी गांव में जाइए भारत के किसी भी कोने में, तो पूरे गांव में आपको किसी ना किसी पार्टी का वर्चस्व दिखाई देगा या दो पार्टी का वर्चस्व दिखाई देगा। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, लोग अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे होते हैं, तो वो ज्यादा करके अपनी 8 to 5 की जॉब पे होते हैं, वो ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़ रहे होते हैं। तो वो फ्लोटिंग वोटर जो होता है ना, जब कभी भी चेंज की बयार बहती है तो फ्लोटिंग वोटर में आपको एक्टिविटी दिखाई देगी। जैसे 2014 में दिखाई देती थी कि एक माहौल बना हुआ था कि देश में चारों तरफ घोटाले हो रहे हैं, और उधर 2000 हमारे पर अटैक भी करता था पाकिस्तान आए दिन, तो उनके खिलाफ जो गुस्सा था, तो फ्लोटिंग वोटर भी एक्टिवेटेड था। अभी सभी पार्टियों का केवल जो उनका मतलब पैसिव वोट बोलते हैं कि जो पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है ना रोजमर्रा की, वही लोग वोट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है वोटिंग कम होने का। अब रही बात, साहब देखिए, बार बार होता क्या था, आज हम 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कहीं भी नेता अगर एक बात हवा में बयान छोड़ दे और जनता उसके पीछे आंख मूंद कर चल रही, ये संभव नहीं है। बार बार बात की जाती है विपक्ष की तरफ से कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, और वो अपनी तरफ से बातें गिनाते भी हैं कि ये करप्ट करते हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का लाए, फलाना लाए, ठिकाना लाए, लेकिन वो उसको निष्कर्ष तक लेकर नहीं जा पाते हैं। और निष्कर्ष पर ले जाने के लिए, देखिए, अगर आग होगी तभी धुआं उठेगा। जितने भी 2013 में यूपीए सरकार के ऊपर आरोप लगे थे, तो उनकी एफआईआर, उनकी जांच उनके कार्यकाल में शुरू हो गई थी। तो मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पॉजिटिव पॉइंट दूंगा कि देखिए, ऐसी कोई चीज आई ही नहीं है अभी तक। आप आरोप तो लगा रहे हैं ना, कोई कागज आपने रफाल को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा आपने, ठीक है, वहां से क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। तो ये मुद्दा जब मिसिंग है तो फ्लोटिंग वोटर एक्टिवेटेड नहीं है इस समय। मुझे तो लगता है कि ऐसा मोदी जी को वॉक ओवर मिल जाएगा। उसका पीछे लॉजिकल रीजन है। 70s 80s के दौर में जैसे इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी कि लोग बाग डायरेक्टली ये सोचकर वोट देते थे कि मैं इंदिरा गांधी जी को वोट दे रहा हूं, तो आज नरेंद्र मोदी जी की वही स्थिति है। ठीक है, ओके, ठीक है। तीसरे मेहमान भी हैं संदीप चौधरी जी। संदीप चौधरी जी, आपके पास आऊंगा। मेरे पास 3 ऐसे राज्य हैं, 3-4 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, लेकिन वहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम हुई है। लोकसभा के तीसरे चरण की बात मैं कर रहा हूं। बिहार में 58% के आसपास वोटिंग हुई है,
गुजरात में 59.15 के आसपास वोटिंग हुई है। इधर महाराष्ट्र में 61% के आसपास वोटिंग हुई है। हालांकि पहले शुरुआत में काफ़ी कम वोटिंग महाराष्ट्र में हो रही थी। उत्तर प्रदेश में 57% वोटिंग हुई है, 57% के आसपास वोटिंग हुई है। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या संकेत है? देखिए शीतल भाई, दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से अपना एनालिसिस किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि 2019 तक जो हमारे पास लीडरशिप थी वो ऐसी लीडरशिप थी जिन्हें प्रदेशों में कमान दी जाती थी और वो वोटर्स को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते थे। अभी बदले हुए परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं जो बड़े लीडर्स थे, जैसे वसुंधरा राजे थी, उनका अपना एक कैडर वोट था राजस्थान के अंदर, और उनके वोटर को पता होता था कि भाई हमारी नेता ने ये आदेश कर दिया है, हमें जिता के भेजने, कल हमारी नेता मुख्यमंत्री बनेगी। तो उसकी पैरवी करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, ऐसे शिवराज सिंह चौहान थे, ऐसे रमन सिंह थे, ऐसी अलग अलग स्टेट्स में मजबूत लीडरशिप थी। लेकिन 2019 के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने लीडरशिप को तो खत्म कर दिया, अब मोहरे बैठाने स्टार्ट कर दिए जो रबड़ स्टैंप होंगे। जैसे मनोहर लाल खट्टर थे, उनको 1 मिनट में हटा दिया, कहीं से कोई विरोध की चिंगारी नहीं होनी चाहिए, भाई तुम्हें लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है। आपने उत्तराखंड के अंदर देखा कितने मुख्यमंत्री हटा दिए गए, क्योंकि उनके पीछे लोग लामबंद नहीं थे, वो प्रदेश के संगठन को नहीं चला सकते थे। जिस तरीके से अभी कांग्रेस में कुछ नेता बचे हैं, मान लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करें, वो मास लीडर है, पब्लिक के लीडर हैं, वे हरियाणा के अंदर अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपना पैटर्न बदला, जो मजबूत लोग थे उनको निकाल करके छोटी लीडरशिप लेकर के आए, और जब बड़ा लीडर हमारा कहीं ना कहीं शांत हो जाता है या हमें लगता है यार हमारा लीडर खुश नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वोटर भी शांत हो जाता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो वोटर पर भी पड़ता है। वोटर जी शांत है, कहने का मतलब है सीधा सीधा प्रभाव वोटर पर भी पड़ता है। ठीक है, वापस लौटूंगा आप सबके पास, आप बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक पे भी एक जा रहा है, फिलहाल चर्चा भी जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।